नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमंच में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। और आखिरकार नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ये उनका 7वां टर्म है अगर उस हिसाब से देखा जाए उनके राजनीतिक सफर में, और चौथी बार लगातार वो मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि 2014-15 में एक ब्रीफ पीरियड जब आया जब जीतन राम मांझी को ने सत्ता संभाली थी, लेकिन ये एक तरह का रिकॉर्ड भी हो सकता है कि अगर ये 5 साल का टर्म पूरा हुआ तो बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे, जो कि पहले मुख्यमंत्री बिहार के जो थे उन्होंने कायम किया था। इसके साथ ही 14 और मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्रियों की अगर बात की जाए तो विजय कुमार चौधरी, वीरेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। साथ ही संतोष के सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, उनको भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के बीजेपी के नेता मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। हम जैसा पता है कि अभी एक हफ्ते पहले जब रिजल्ट आए थे तो बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई और उनके बाकी सहयोगी दल जैसे कि एचएम के खाते में 4 और वीआईपी के खाते में 4 सीटें आई हैं, और आरजेडी एक बड़े सशक्त दल के तौर पर उभरा है। तो इस मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही आने वाले समय में जो कुछ भी चुनौतियां नीतीश कुमार सरकार या इस सरकार के सामने आने वाली हैं उस पर हम करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले उनका परिचय। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री निर्मल पाठक। बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्मल जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशुतोष झा, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत आशुतोष आपका भी। हमारे साथ गुंजन सिन्हा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार पटना से। गुंजन जी, आपका भी स्वागत है। हम तीनों मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता, लोकसभा टीवी के हमारे सहयोगी, कुछ अपडेट के साथ हाजिर हैं। जी अमरेंद्र, आज शपथ ग्रहण हो गई, 14 मंत्रियों की ने शपथ ली है, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अनुराग जी, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से जो राजतिलक हुआ है और नीतीश कुमार का हुआ है। आज पटना राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। लगातार चौथी बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और जैसा आपने बताया कि 7 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन इस बार शपथ ग्रहण समारोह में एक जो खास बात नजर आई वो आई उप मुख्यमंत्री को लेकर। लगातार एनडीए की 3 सरकारों में जिस तरह से सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर जाने जाते थे, डिप्टी सीएम के तौर पे उन्होंने काम किया, लेकिन इस बार एक नया प्रयोग बिहार में बीजेपी ने किया है। बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार में इस वक्त 2 डिप्टी सीएम है, इसी तरह से बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई, जिसमें कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद और जो है बेतिया की विधायक रेणु देवी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और इन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर ये शपथ दिलाई गई। अगर बात करें जेडी कोटे से तो 5 जो विधायक है उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें बड़ा नाम, जो सबसे बड़ा नाम है वो विजय कुमार चौधरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी के बहुत खास माने जाते रहे हैं और पिछली सरकार में जब पिछली सरकार थी बिहार में उस वक्त ये विधानसभा के स्पीकर थे, लेकिन इस बार इनको स्पीकर पद न देते हुए मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसमें एक बार और अहम जोड़ना चाहूँगा कि जब विजय कुमार चौधरी ने शपथ ली, इसके बाद ये जो सूत्रों की खबर है उसके हिसाब से नंद किशोर यादव जो हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। लगभग इसकी पुष्टि हो गई है। पिछली सरकार में नंद किशोर यादव जो हैं पथ निर्माण मंत्री थे, जिनको इस वक्त बिहार का स्पीकर बनाया जा सकता है और आगामी जब 2-4 दिनों में इसकी भी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जेडी कोटे से विजेंद्र यादव जो सुपौल से विधायक हैं और लगातार 7वीं बार उन्होंने चुनाव जीता है, लगातार 7 बार के विधायक हैं और इससे पहली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे जेडी कोटे से, उन्हें भी शपथ दिलाई गई। इसके अलावा अशोक चौधरी जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष थे पार्टी के, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा मेवालाल चौधरी जो बिहार के तारापुर से विधायक हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा फूलपरास से पहली बार विधायक चुनी है शीला कुमारी जी, उनको भी जेडीयू ने विश्वास में लेते हुए उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी कोटे से तो बीजेपी कोटे में जो 2 बड़े नाम मैंने आपको बताया, तारकिशोर प्रसाद जी जो कटिहार से विधायक है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बेतिया की विधायक रेणु देवी उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मंगल पांडे एक बड़ा नाम है बीजेपी का, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको भी इस वक्त मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह जो आरा से विधायक हैं,
उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा राम सूरत जी, राय जी। और बिल्कुल, रामप्रीत बिल्कुल, बिल्कुल, पासवान को बिल्कुल। भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा जिस तरह से हम और वीआईपी पार्टी को भी, हाँ, 4 जो सीटें जीत के आई हैं, उनमें से भी एक पद पर इनके बिल्कुल, कोटे से एक बिल्कुल, मंत्री है, बिल्कुल। जिसमें जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्री बनाया गया। वैसे उसी तरह से वीआईपी के अध्यक्ष जो है मुकेश सहनी, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बिल्कुल, तो काफी कुछ कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। निर्मल जी, पहला रिएक्शन आपसे, 2 सीएम क्यों? क्या ये यूपी वाला एक तरह का है और इससे क्या कुछ सेट, मतलब एक तरह कहें कि समीकरणों को साधने की कोशिश है? 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ जो बनाए हैं जी, एक्चुअली देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले का अगर आपको ध्यान हो तो एक ये लगातार ये खबरें आ रही थी कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मजबूती से काम कर रहा है और उसका जेडीयू को तो नुकसान होगा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। पर भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा से ज़्यादा वहाँ अपना प्रदर्शन किया। 67% उनका स्ट्राइक रेट रहा, मतलब जितनी सीटें लड़े थे वो उसमें से 67% वो जीते हैं। ठीक है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अब अगले 5 साल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कभी भी बहुत मजबूत पार्टी, सत्ता में आने वाली पार्टी के तौर पर नहीं देखी जाती, अकेले। इस बार भी वो जनता दल यू के साथ चुनाव लड़े थे, इसलिए एक कॉम्बिनेशन ये माना जा रहा था कि 3 बिहार में दल हैं, उसमें से 2 जिस तरफ हो जाएं वो सरकार बना लेता है। अब ये मौका भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो अपनी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा सकती है कि अगले चुनाव जब वो लड़े 5 साल के बाद, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करे कि वो अकेले सत्ता में आ सके। भले ही गठबंधन में जाएं, जैसे लोकसभा के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के साथ ही गया था, पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी उसमें और एक पूर्ण बहुमत लेके आई अपने दम पे। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि अगला चुनाव जब भी होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अपनी स्थिति इतनी मजबूत करे कि वो अपने दम पर वहाँ लड़े। उसमें दोनों फैक्टर हैं जिनको उप मुख्यमंत्री बनाए, उसमें से एक महिला हैं और महिला जो चुनाव का विश्लेषण जो आ रहा है उसके हिसाब से बिहार में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए या उनके जो समर्थक वर्ग है उसमें महिलाएं काफ़ी बड़ी भूमिका उसमें निभा रही हैं। तो एक मैसेज ये भी है कि महिलाओं को एक प्रतिनिधित्व टॉप पोस्ट पे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण पद है, तो उस पर उन्होंने एक महिला को प्रेफर किया है उसके लिए। दूसरा एक और जो इससे मैसेज आ रहा है वो ये कि जिस तरह का मैंडेट आया, जनता दल ये चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया था वहाँ बिहार में, तो चेहरे को तो उस तरह का समर्थन नहीं मिला, गठबंधन को जरूर मिला। और उसमें ये अब कहा जा रहा था कि ये गठबंधन कितना इफेक्टिवली काम कर पाएगा, क्योंकि जो जिस दल की सीट लगभग आधी सीट है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, 43 सीट उनकी हैं, उनकी 75, तो उसका मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार का जो एक पॉलिटिकल वेट था वो कम हुआ इन चुनाव परिणामों से, तो नीतीश कुमार कितने आसानी से इस गठबंधन को चला पाएंगे। तो उसमें पहला जो आज उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया उसमें 7 जनता दल यू के हैं मंत्री जो हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी अपने को, ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं जो जिसका एक प्रतीकात्मक तौर पर आप कह सकते हैं एक संदेश देने की कोशिश कि नीतीश अभी भी वहाँ बड़े भाई के तौर पर उनको एक भूमिका में भारतीय जनता पार्टी अभी उनको रख रही है। उन्होंने अपने 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई है, नीतीश कुमार के साथ हैं, और 2 जो सहयोगी गठबंधन हैं उनके हैं। तो मेरे ख्याल से अभी अगले 6-8 महीने तक ज़्यादातर जो आलोचकों की नज़रें इसी पे रहेंगी कि सरकार किस तरह से, ये समीकरण किस तरह से, कितना केमिस्ट्री कितनी हो रही है, केमिस्ट्री कैसे इंटैक्ट रहती है। आशुतोष, आप कैसे देखते हो? मतलब 2 सीएम को लेकर एक तो है कि एक वो है, और नीतीश के सामने जो चुनौतियां आने वाली बात कही जा रही है क्योंकि उनका स्ट्रेंथ कम हुआ है, पॉलिटिकल कद की बात कही जाती है, इसको कैसे आप देखोगे? देखिए, मैं निर्मल जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने जो कहा 2 डिप्टी सीएम, जाहिर तौर पर ये लड़ाई यहाँ से नेतृत्व की अब तैयारी शुरू होती है कि बीजेपी को आगे बढ़ना है, अकेले दम पर बढ़ना है, इसकी तैयारी शुरू होती है।
दोनों डिप्टी सीएम महिला, एक तो बहुत बड़ी बात है, महिला अभी प्रधानमंत्री 4 दिन पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि साइलेंट वोटर जो हैं, जो कि हमें एक स्विंग के साथ आते हैं और वो फिर हमें वोट देकर जिलाते हैं, वो कौन है? तो वो महिलाएं हैं, खुद पीएम बोल चुके हैं। तो एक महिला। दूसरा, आप देखिए ईबीसी सेक्शन से आने वाली महिला, वो ईबीसी जो कि नीतीश का वोट बैंक माना जाता रहा है, नीतीश ने ही तैयार किया है इस ईबीसी वोट बैंक को। और बल्कि इस चुनाव में भी जब भी चर्चा होती थी तो ये होता था कि नीतीश कितना वोट बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ईबीसी, उनका अपना वोटर उनके साथ है या नहीं। भाजपा ने वहाँ से तैयारी शुरू की कि अब हम वहाँ से एक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ठीक है, टॉप लीडरशिप में एक वैश्य कम्युनिटी से। देखिए, जाति और इसकी बात भले कुछ करें, लेकिन सारी चीज़ें जातिगत आधार पे ही तय होती हैं। राजनीतिक दल भी आज भी उसी पर तय कर रहे हैं, वोट भी उसी पर मांगते हैं, एक वैश्य से दे रहे हैं। अब यहाँ से देखना शुरू कीजिए कि क्या भाजपा सिर्फ ये 2 चेहरे लेकर आगे बढ़ने वाली है, या भाजपा का जो एक ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है कि फॉरवर्ड कम्युनिटी जो है वहाँ से, और एक भाजपा में ट्रेंड भी रहा है कि जब ऐसी कभी ज़रूरत पड़ती है कि स्टेट लीडरशिप में थोड़ा अभाव दिखता है अनुभव का और इस तरीके का, तो सेंटर से भेज दिए जाते हैं। तो सेंटर में इनके पास लीडर हैं, बिहार से आने वाले कई मंत्री हैं, काफ़ी चेहरे हैं। तो एक तरीके से तो ये देखिए कि भाजपा की तैयारी है ये कि भविष्य में, और क्यों तैयारी है, इस लिहाज से भी तैयारी है कि नीतीश एक संदेश दे चुके हैं पहले, हालांकि उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो जो आखिरी चुनाव की बात कही थी वो सचमुच में आखिरी चुनाव की बात थी या चुनावी अभियान की बात थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से समीकरण बदले हैं, जिस तरीके से संबंध बदले हैं और जिस तरीके से तेवर बदल रहे हैं दोनों दलों में, उसको देखते हुए लगता है कि ये तैयारी है और इसीलिए ये 2 डिप्टी सीएम की बात है। रही बात आपने कही चुनौती की, मैं चुनौती पर आ जाऊंगा, क्योंकि चुनौती तो कई कैसे है। एक गुंजन जी से रिएक्शन लेता हूं। गुंजन सिन्हा हमारे साथ पटना से। गुंजन जी, आज के इस मंत्रिमंडल का जो कॉम्बिनेशन आमतौर पर देखा जाता है, जेडीयू और भाजपा दोनों, और जिसमें जातिगत समीकरणों को बिठाने की या फिर रेणु देवी को या तारकेश्वर जी को उप मुख्यमंत्री बनाने की जो बात आई है, उसको आप कैसे देखते हो? हमको लगता है कि इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सुशील मोदी जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, बहुत लंबे समय तक उन्होंने नीतीश जी के साथ में काम किया, उनको अनबर्डन कर दिया गया। और इससे यह होता था कि वो एक किस्म का लीवर के रूप में काम करते थे बीजेपी और इसके बीच में, लेकिन उनका अपना परफॉर्मेंस बहुत कमजोर था। मजे की बात यह है कि उनका उप मुख्यमंत्री के रूप में या उसके पहले भी नेता विरोधी दल के रूप में भी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग नहीं रहा था लालू के टाइम में। उसके बावजूद बीजेपी का अपनी जो इमेज है उस पर इतनी अच्छी सीटें आई हैं। और एक चीज खास बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए कि लालू प्रसाद की काली छाया 15 साल तक उन लोगों के शासन का जो जंगल राज कहा जाता है, उसके बावजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फुल फ्लेज सपोर्ट के बावजूद नीतीश कुमार को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बीजेपी ने और मोदी जी ने काफी सपोर्ट किया। उसके बावजूद नीतीश जी हारे हैं। ये नीतीश जी की जीत नहीं है, ये नीतीश जी की हार है। और सच पूछिए तो उनकी सीटें काफी कम हो गई। और बहुत यहाँ आम चर्चा में यही था कि नीतीश ने जिस तरह की अपनी इमेज बनाने की कोशिश की है एक सिद्धांतवादी पुरुष के रूप में, तो शायद उन्हें यह मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को खुद ही सौंप देना चाहिए था। और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश जी शायद अब केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे और यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। कायदे से होना यह चाहिए। देखा जाए कि भले बीजेपी ने नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने मैंडेट बीजेपी को दिया है, नीतीश को नहीं दिया। अगर आप इसको देखें तो जनता का जो वोट है वो गया है मोदी जी को, वो बीजेपी को गया है, वो नीतीश जी के पक्ष में नहीं गया है। कायदे से जो जिस तरह से उन्होंने एक बार चुनाव हारने पर उनको जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद बना दिया और फिर तुरंत फिर वापस ले लिया, तो इस वो सब बातें याद की जाती नहीं। पर मैं अगर आपको रोककर उनकी अपनी इमेज, ठीक है, मैं गुंजन जी एक चीज पर आपको लगता नहीं बड़ा क्लीशे सा जैसा है कि मान लीजिए 71 से लेकर अगर 43 पर जेडीयू आ गई तो आप कह रहे हैं कि ये नीतीश की हार है, लेकिन नीतीश का प्रोजेक्शन बीजेपी ने पहले से किया था कि जेडीयू का मतलब एनडीए का चेहरा तो नीतीश होंगे। एक मुख्यमंत्री 4 बार के टर्म्स के बावजूद भी अपनी सरकार बना लेता है तो उसके अचीवमेंट की बात आज कोई नहीं कर रहा।
उनके लिए कि नीतीश का एंटी इनकम्बेंसी था, नीतीश की हार है, नीतीश ने ये कर दिया। अगर इतना ही बिहार की जनता का वर्डिक्ट होता तो बता देते तेजस्वी यादव को। तो ऐसे में हार को हम कैसे देखते हैं? कि तेजस्वी यादव की जो बात आप कह रहे हैं, सच पूछी तो तेजस्वी एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में उभर के आ गए सामने में। नहीं, पर मुख्यमंत्री तो नहीं बने ना, मुख्यमंत्री तो नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बन सके, मुख्यमंत्री नहीं बने वो। लेकिन आप यह देखिए कि अभी स्थिति बहुत ही, यह हम नहीं कहेंगे बीजेपी या कॉम्बिनेशन जो जेडीयू का है बहुत स्ट्रांग, ठीक है, सरकार बन गई है, लेकिन आप देखिए जो 4 हम के लोग हैं, 4 लोग जो वीआईपी के हैं, उधर 5 ओवैसी की तरफ से आ गए, ये एक खतरनाक संकेत है। और उसमें जो अगर हार हुई है आरजेडी की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने 51 सीटें हारी हैं, 51। अगर वो इस 51 की आधी भी आरजेडी के पास में गई होती तो शायद उसमें वो आ जाती अच्छी स्थिति में। बहुत खतरनाक स्थिति है। और अच्छा, चलिए एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं दूसरी चीज पे आऊंगा। तो आपने कहा कि ओके, अगर जेडीयू, अगर एनडीए का चेहरा नीतीश की जगह मान लीजिए किसी और को बना देते तो क्या इतनी सीटें आती? जी, मेरा ख्याल है कि ये जो चुनाव हुआ है वो नीतीश के नाम से वोट नहीं पड़े हैं, वो पड़े हैं मोदी जी को। ओके, ठीक है। यह बिल्कुल मेरा स्पष्ट मानना है कि यह बीजेपी में भी जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पर वोट नहीं पड़े हैं। हमारी कई लोगों से बातचीत होती रही है जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन लोकल कैंडिडेट से नाराज थे। तो भाजपा की अब का जो शीर्ष नेतृत्व, अब जैसे देखिए सुशील मोदी से लोग कोई खुश नहीं था यहाँ पर कभी भी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चलते उनको बीजेपी को वोट मिलता है। तो ये एक है फर्क कि जब हम वोट डालते हैं यहाँ पर तो उसमें जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसके बहुत बड़ा रोल होता है उसका, और उस रोल के बावजूद नीतीश जी, खैर दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि भले ये 7वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया, 3 बार ये टर्म में रहे, उन्होंने कई अच्छे काम भी किए हैं। नीतीश जी को क्रेडिट मिलना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे सड़क बनाने का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर में भी कुछ सुधार हुआ है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे जो कोर इश्यूज हैं उसमें काफी बुरी हालत रही है, बहुत बुरी हालत रही है। तो आप देखिए कि 15 साल शासन कर चुके, 5 साल का शासन था शेरशाह का, वो आज भी याद किया जाता है। 5 साल में उन्होंने कितना काम किया, कितना इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास गुंजन जी। निर्मल जी, ये कैसे आप देखेंगे, क्योंकि नीतीश की हार के तौर पर, मतलब ये मुझे लगता है कि 5 साल उनके लिए बड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि चर्चा ये है कि क्या 5 साल कंटिन्यू करेंगे, क्या सेंटर में आ जाएंगे, बीजेपी कहीं को पलट तो नहीं देगी, और ये मैंडेट तो उनके खिलाफ ही है, ऐसा तो ही मान रहे हैं। एक पूरा नैरेटिव इधर तो बना हुआ है। बिल्कुल, मैं उनके गुंजन जी की बात से सहमत हूँ इसमें, क्योंकि ये मैंडेट नीतीश जी के लिए नहीं था। और दूसरा जो उसका लॉजिक है, ये भी गुंजन जी ने मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम में पहले एक बार उन्होंने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उसमें जेडीयू तो आधी सीटों पे सिमट गया और बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया। सरकार में तो दोनों ही थे, अगर नुकसान होना चाहिए था तो दोनों का होना चाहिए था। लेकिन लोगों ने नीतीश को टारगेट करके कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते वो, और ये भारतीय जनता पार्टी के और के लोगों में ये स्पष्ट था, जो भी उनके सपोर्टर बेस है वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आनी चाहिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। पर अब उससे आगे की बात ये कि जो आपने पूछा कि ये 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, या नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। वो उनको नीतीश कुमार को अभी हटाना अफोर्ड नहीं कर सकते। नीतीश कुमार एक बार पहले दिखा चुके हैं कि वो किस तरह से अपने दोस्त और दुश्मन बनाने में उनको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। मौका देख के वो अपना दुश्मन भी बना सकते हैं, मौका देख के वो अपने दुश्मन को दोस्त भी बना सकते हैं। और अपोजिशन के पास अभी एक वैक्यूम है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार में अपने को प्रूव किया है। आपने इंटरेस्टिंग बात की। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मतलब क्या ये ऑप्शन हो सकता है कि कल को बीजेपी और जेडीयू में संभावनाएं नहीं बनी तो फिर वो भतीजों के पास मैसेज भेज दें? वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अपोजिशन में खाली बिहार में नहीं, बिहार में तो तेजस्वी यादव ने अपने को प्रूव किया है। बिहार में वो एक अपोजिशन के लीडर के तौर पर अभी उभरे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के लिए अगर वो एनडीए छोड़ के जाते हैं तो उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन आप नेशनल पर्सपेक्टिव में उसको देखें तो अपोजिशन के पास अभी भी एक लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वैक्यूम है। वो क्रेडिबल चेहरा नहीं है, वो क्रेडिबल चेहरा नहीं है। और तमाम नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में कमी आने के बावजूद अभी भी ऐसी स्थिति है कि अपोजिशन, अगर वो फिर से एनडीए छोड़ के आते हैं किसी भी तरह से भतीजों से बात करके, तो अपोजिशन उनको फिर हाथों हाथ ले लेगा।
एक जो ओवरऑल अपोजिशन देश में है, और वो कितना बड़ा चैलेंज होंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो निश्चित तौर पर 2024 में एक भारतीय जनता पार्टी के सामने चैलेंज बन के फिर से उभर सकते हैं। उसमें ये पोटेंशियल उनमें है अभी भी। अब ये आगे किस तरह से चलता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आगे उनकी सरकार कैसे चलती है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों के बीच में नीतीश कुमार के सामने भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं, क्योंकि अपनी क्रेडिबिलिटी वो काफ़ी गंवा चुके हैं। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं, अगर उनकी एम्बिशंस नहीं है आगे प्रधानमंत्री बनने की, तो वो चाहेंगे कि उनका ये 5 साल का कार्यकाल आराम से निपट जाए, जैसे पिछला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने उनको महत्व दिया है कि मैं मेरा आखिरी चुनाव है, और वो पता नहीं होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन अगले 4-5 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। जो नई जनरेशन आ रही है उसकी एस्पायरेशंस बहुत अलग तरह की हैं, जो इन चुनावों में भी उसने दिखाया है, बिहार के चुनावों में। तो बहुत ज़्यादा ये जो जनरेशन ये वाली जो है, जो नीतीश कुमार के वाली है, इसका अब बहुत आगे बढ़ने का समय मुझे नहीं लगता है। अब इनको पीछे सैचुरेशन वाली स्थिति आ चुकी है। बिल्कुल। आशुतोष, मैं आपसे इसको इस अंदाज में एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो नीतीश की जो मतलब छवि उन्होंने इंटैक्ट रखी, लेकिन उनकी जो चैलेंजेस हैं, मतलब जैसे वो जेडीयू के साथ भी चले गए, एनडीए के साथ लंबे समय तक रहे, तो स्विच करने में भी उन्होंने दक्षता दिखाई या अपने को, नीतीश कुमार के सामने अभी पॉजिटिव क्या है और उनके चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, पॉजिटिव तो सिर्फ यही है उनके पास कि ये 5 साल चलाएं, इतना उनमें भी विल पावर हो और इतना सामंजस्य के साथ कि वो 5 साल चलाएं, और बिहार में एक सबसे बड़े लीडर के रूप में अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़े लंबे कार्यकाल तक काम करने वाले चीफ मिनिस्टर के रूप में उभर जाएं। क्योंकि देखिए, नीतीश जब से आए पिछले 15 साल से, तब से वो एक एसेट हुआ करते थे। जिस गठबंधन के साथ जाएं, भाजपा के साथ जाएं या उधर जाएं, तो उनका चेहरा एसेट था। 15 साल के बाद वो लायबिलिटी बने। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बात हो रही है ना कि उनके खिलाफ ये जनादेश है या नहीं, अगर उनके खिलाफ जनादेश नहीं होता तो ये बताइए कि कल के दिन राजनीति में आने वाले चिराग पासवान उनके वोटर को कैसे काट ले जाते। ये बात हो रही है ना कि चिराग पासवान ने उनके कम से कम 15-20 उम्मीदवारों को हटा दिया। चिराग पासवान की बातों को लोग क्यों मानने को मजबूर होने लगे? अगर सचमुच में इनका चेहरा इतना चमकता हुआ था तो इसीलिए ये था उनके खिलाफ। लेकिन चूंकि एनडीए में नरेंद्र मोदी भी थे और कई कारण थे, जिसके कारण कि जंगल राज का एक इशू था, जिसके कारण हुआ कि नहीं, थोड़े बच गए और फिर फाइनली भाजपा ने इनको बाहर निकाल के ये किया। लेकिन जो चैलेंजेस की बात है, चैलेंजेस देखिए, इनको ये साबित करना होगा, जैसा कि अभी इन्होंने कहा ना कि अगर वो बाहर आ जाएं तो फिर से अपोजिशन इनको उठा लेगा हाथों हाथ। अपोजिशन उठाएगा, लेकिन अपोजिशन मजबूरी के कारण इनको हाथ में उठाएगा, क्योंकि विश्वसनीयता ये सचमुच में खो चुके हैं। जैसे कि पहले बात होती रही है ना कि मुलायम सिंह जी के बारे में, कि आज के शाम में मिलते हैं वो ममता बनर्जी से, दूसरे दिन किसी और से मिलते हैं, तीसरे दिन किसी और से मिल लेते हैं। तो विश्वसनीयता वो सचमुच में खो चुके हैं वो, और इसीलिए एसेट नहीं है, लेकिन मजबूरी के कारण उनको है कि अपोजिशन में अपनाया जा सकता है, क्योंकि कोई दूसरा फेस नहीं है नॉर्थ इंडिया से आने वाला इतना बड़ा चेहरा नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है वो अफोर्ड कर सकते हैं कि अभी एक बार फिर कहीं झटका देकर वो नई स्थिति में? देखिए, अभी तो मजबूरी है उनके सामने। नहीं, मैं तो 2, 2.5, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद बात करता हूँ कि क्या वो जाने की ऐसी वो कोशिश करेंगे कि मान लीजिए बीजेपी से नाता तोड़कर वो कल को कोशिश करें कि यूपीए का पार्ट हो जाएं? देखिए, मुझे लगता है जो उनका टेम्परामेंट है नीतीश जी का, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप देखिए कि कोई भी चीफ मिनिस्टर एक इतना टफ फाइट जब बिहार में हुआ और जीत करके आते हैं, उसके बाद वो बाहर आने में 2 दिन अगर उनको वक्त लगता है, वो क्यों लगता है? वो इस असमंजस में थे कि जिस तरीके से भाजपा जीत कर आई है, और वो माने ना माने, लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये जनादेश तो सचमुच मेरे खिलाफ पड़ा, मैं बाहर आऊं, जीतूं और फिर भाजपा कर जाए तो कहीं मेरी फजीहत तो नहीं होगी। वो अपने चेहरों को लेकर बहुत कॉन्शियस रहने वाले व्यक्ति हैं, और पूरी इमेज को लेके, अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि मुझ पे कहीं से कोई आंच ना आए, मुझ पे छींटे नहीं पड़े। हालांकि छींटे पड़ चुके हैं,
तो इसीलिए वो अनप्रडिक्टेबल है। और अगर अगले 2-2.5 सालों में मुझे लगता है अगर भाजपा और जदयू के बीच में कुछ समीकरण बदलते हैं, कुछ भाजपा नेताओं की ओर से तीखी बयानबाजी होती है, कुछ उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा असहज स्थिति हो रही है, तो वो कुछ फैसला ले भी सकते हैं। ओके गुंजन जी, क्या आपको लगता है कि ये संभावना कल को बन सकती है? क्योंकि भाजपा ने अभी तक मतलब केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात की जाए तो एक बड़ा जिम्मेदार वाला रवैया तो अपनाया है, मतलब बड़ा भाई होने की भूमिका के बावजूद भी नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, और आज भी प्रोटोकॉल में पहले जेडीयू के नेताओं की शपथ हुई, इस तरह की एक वो चीज़ें निभाई हैं। सुशील मोदी का हटाना एक बलग हो सकता है पार्टी का। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से कोई चैलेंज आएगा उनको आने वाले समय में? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम लोग एक कल्पना करें सत्ता एक तराजू के रूप में। एक तराजू है जिसके एक तरफ में जेडीयू है, उसके विधायक हैं 40 या जो भी हो, और दूसरी तरफ में 74 बीजेपी के हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा है जो लगातार दिन पर दिन खिलता जा रहा है। उधर नीतीश जी का डिमिनिश हो रहा है, उनकी इमेज में ये हो रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी के हर विधायक के मन में नीतीश के प्रति भले थोड़ी सिंपैथी हो, लेकिन यह भी होगा कि भाई हमारी पार्टी ज्यादा बड़ी है, हम ज्यादा पावर में है, हमको ये हक मिलना चाहिए। यहाँ आम लोगों के बीच में भी ये चर्चा, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनके बीच में भी ये चर्चा हो रही है कि नीतीश को क्यों बनाया गया, और इसका प्रेशर कहीं ना कहीं कम्युनिकेट होगा जाएगा, और हो सकता है कि नीतीश विल बी एनकरेज टू रिजाइन और रिनाउंस, मतलब उस तरह से उनको उत्साहित किया जाएगा कि आप अच्छा। जहां तक बात अपोजिशन में जाने की है, तो उधर मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने तो एक ऑफर उनको दे ही दिया कि उधर आ जाएं, सब उन लोगों के साथ में आ जाएं। तो ये तो कभी भी पलटू मार कहे जाते हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि ये 5 साल की पारी चलने वाली, क्योंकि इस जो स्थिति बनी है इसमें वो बीजेपी के नेताओं के मन में, विधायकों के मन में एक किस्म का ये भाव रहेगा ही। और नीतीश खुद भी काफी एरोगेंस टाइप के आदमी हैं। वो अपनी व्यक्तिगत इमेज, जैसा कि अभी साहब कह रहे थे कि अपनी इमेज के प्रति वो बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ काम किए, कुछ नहीं किए, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन जहां तक वो व्यक्तिगत छवि की बात है, नीतीश ने कभी किसी को अपने बराबर करीब में होने नहीं दिया। ओके। कोई उनका नंबर 2 टाइप का नेता नहीं है उनके पार्टी में। ये चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाली, हमको लगता है कि अब की स्थिति में जो संख्या बल आया है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम भाजपा में जिन चेहरों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया या फिर जिनको मौका दिया गया है, क्या ये भाजपा में भी, बिहार की भाजपा में भी बदलाव के संकेत हैं? जो कि बड़े बड़े चेहरे सुशील मोदी को नहीं जिम्मेदारी देना, क्या संकेत है? इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। बिहार में सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। 14 मंत्रियों की शपथ हुई, जिसमें कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्रियों की शपथ हुई है। भाजपा और जेडीयू के नेताओं की शपथ और एनडीए के बाकी सहयोगी दल की शपथ के बाद अब अटकलें इस बात को लेकर हैं कि अभी और कब शपथ ग्रहण होगा, किन किन को और मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अभी यह है कि इस गठबंधन की राह आने वाले समय में किस तरह की होगी। और ब्रेक में जाने से पहले चर्चा हम नीतीश कुमार के सामने आने वाली चुनौती को लेकर कर रहे थे, क्योंकि मैंडेट नीतीश कुमार को लेकर नहीं दिया गया है, ये आमतौर पर एक धारणा है। ये मैंडेट कहीं भाजपा को है और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आरजेडी को भी मिला। लेकिन निर्मल जी, एक चीज़ मैं भाजपा के पक्ष से जानूंगा। भाजपा एक बड़ी पार्टी के तौर पर आई, बिग ब्रदर की बात हो रही है, बड़ा भाई हो गए हैं, लेकिन जिन चेहरों को अभी प्रोजेक्शन मिला है, तारा किशोर जी हुए, रेणु जो देवी हुई, या फिर जिन को अभी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, और उधर सुशील मोदी का को साइडलाइन करना, उनका ट्वीट भी जैसे आया, जिसके बाद जवाब में ये भी कहा गया कि आप तो बड़े नेता हैं। क्या बिहार भाजपा एक नए दिशा की तरफ जा रही है, कुछ नए नेताओं की तरफ जा रही है, और जो अभी तक चेहरे थे वो धीमे धीमे हो सकता है या तो इधर लाए जाएं केंद्र में या फिर साइडलाइन हो? देखिए, भारतीय जनता, अगर आप इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इधर राष्ट्रीय फलक पे उनके आने, इनकी
नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की टीम आने के बाद से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी जो प्रदेश इकाइयां हैं वहाँ तो किया ही है, सेंटर में भी उन्होंने जो मंत्रिमंडल बना है उसमें उन्होंने नए चेहरों को ज़्यादा मौका दिया है, और प्रदेश में लगभग हर प्रदेश में उन्होंने जो नई पीढ़ी आ रही थी उसको एम्पावर करने का काम किया है। पुरानी पीढ़ी को भी रखा है जहाँ जहाँ उनके पास उस तरह से बहुत ज़्यादा जो बुज़ुर्ग नहीं हैं, जो पहले जो आया था कि 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को वो किसी तरह का दायित्व नहीं सौंपेंगे, तो उनमें से ज़्यादातर वो उन्होंने उसको फॉलो किया है। और हर जगह उन्होंने 50 से 60 के आसपास के लोगों को नेतृत्व में उन्होंने दायित्व देना शुरू किया है। एक पूरा पीढ़ीगत बदलाव उन्होंने लगभग हर जगह किया, और बिहार अभी ऐसा था जहां ये चीज़ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कभी इतनी मजबूत स्थिति में कभी रही नहीं। इस बार पहली बार उनको बहुत अच्छा मैंडेट वहाँ पे मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और केंद्र में किसी तरह की उनको चिंता की ज़रूरत नहीं है। भारतीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जिस तरह के भी फैसले चाहें वो कर सकते हैं। उसमें सुशील मोदी खाली ये ज़रूर कह सकते हैं कि कार्यकर्ता का पद मुझसे कोई नहीं ले सकता, बस उससे ज़्यादा वो और कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो वो भी बहुत अजीब था जब इतने साल तक आपको इतनी चीज़ें मिली, और ऐसा भी नहीं है मेरे ख्याल से कि सुशील मोदी को उसमें विश्वास में न लिया गया हो कि आपको इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो उस पर इस तरह का ट्वीट वो थोड़ा सा एक सुशील मोदी के व्यवहार के भी विपरीत था, वो जो उन्होंने आखिरी लाइन उसमें लिखी थी, उनसे कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन रहा है वैसे भी वो तो नहीं। तो ये मेरे ख्याल से अब ये बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरह की अगले अपने 15-20 साल के लिए जो राजनीति सोच रहा है उस पे अमल करने का समय उनका आ गया है। तो अब ये काफ़ी बदलाव मुझे लगता है कि देखने को मिलेंगे वहाँ एक पर। अभी क्योंकि सरकार एक कंटिन्यूएशन में चल रही है, पिछली सरकार थी और इस बार भी, तो जो बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो पहले मंत्री नहीं बने थे उनमें से भी तारकेश्वर प्रसाद भी 7 या 8 टर्म 2005 से है लगातार, चौथा टर्म था उनका ये। ठीक, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है ना। रेणु देवी भी उसी तरह से है, उसी कैटेगरी में है। आगे भी मुझे लगता है अब जो भी चेंजेज होंगे वो इसी बात को ध्यान में रख के होंगे कि अगले 15-20 साल में भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहाँ पहुँचने वाली है। ओके, ये बात। एक चीज़ मैं इसी को पूछूंगा, क्या जैसे इनका जो बैकग्राउंड है तारकिशोर जी का वो है आरएसएस से है, लगातार जीतते रहे लेकिन अभी तक उनको नहीं है। किसी ने ये कहा कि उनका डिप्टी सीएम बनना एक आम कार्यकर्ता को ये होगा, जो भाजपा का कार्यकर्ता होता है, कि नीचे से उठकर भी कोई आदमी ऊपर तक पहुंच सकता है, इसका फ़ायदा होगा। मुझे इसलिए भी याद है कि जब चुनाव शुरू हुए और उस समय जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट बनती है तो बिहार के कई नेताओं जो स्टार कैंपेनर थे पहले उनको हटा दिया गया था। उसमें बहुत लोग नाराज़ भी हुए थे, उनकी कुछ नाराज़गी के शोर थे। तो क्या बिहार भाजपा एक नई दिशा की तरफ जा रही है, कुछ नए चेहरों का प्रोजेक्शन होगा? बिल्कुल, अभी इन्होंने पूरा विस्तार से बताया। देखिए, भाजपा में सरकार और संगठन दोनों को एक साथ देखना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, बहुत कॉम्बिनेशन दोनों में होता है। अभी 1 महीने पहले ही संगठन जेपी नड्डा ने अपनी टीम बनाई 6 महीने 7 महीने के वेट के बाद, उसमें 70% चेंज कर दिया उन्होंने। और कई ऐसे चेहरे आए जिसको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जो कि जिन्हें लोग पहचानते ही नहीं, भाजपा के अंदर लोग नहीं पहचानते, बाहरी लोग नहीं पहचानते, वो अलग बात है। और पूरी टीम की अगर औसत आप उम्र निकालेंगे तो वो है 50 ईयर्स। अब आप इसको जोड़िए मोदी जी के बयान से। मोदी जी ने बयान दिया कि उन्होंने अपील की, बाकायदा जिस दिन बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे उन्होंने अपील की कि मैं युवाओं से अपील करता हूं कि जो भी देश हित में काम करना चाहते हैं, राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं, वो भाजपा से जुड़ें, क्योंकि भाजपा ही एक पार्टी है जहां आपका ग्रोथ है। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे मैं भी यहाँ से यहाँ आया और नड्डा जी भी कहाँ से कहाँ आए, और हर आदमी भाजपा में इस तरीके का। अब आप तारकिशोर जी के पास जाइए और तब वैसे देखिए कि वो 4th टाइम एमएलए हैं, इस बार जीत रहे हैं, फिर भी उनकी कोई पहचान नहीं थी बिहार में। इससे पहले मंत्री नहीं थे शायद। हाँ, मंत्री भी नहीं थे, पहचान नहीं थी, मतलब कोई पहचान नहीं रहा था। बिहार से आने वाले लोग भी उन्हें नहीं पहचानते थे कि आप कोई इनसिग्निफिकेंट से हैं। तो उसमें डिप्टी सीएम बनाना ये भी एक मैसेज है। अच्छा, उम्र भी उनकी
करीब करीब उसी आसपास है, 64 के आसपास, 64 के आसपास है, बहुत नहीं। तो ये एक भाजपा में जैसा इन्होंने बात कही ना कि नेतृत्व परिवर्तन और ऐसे लोगों को आगे लाना है जो अब अगले 15-20 साल तक चला पाए पार्टी को। ओके। तो वो पूरी सोच ये है भाजपा के। मैं इससे जुड़ा आगे सवाल भी ये पूछ रहा हूँ गुंजन जी आपसे कि ये बात कही जाती है कि भाजपा में एक बड़ी डेमोक्रेसी है, लिहाजा कोई भी व्यक्ति जो मेहनत से काम करे वो ऊपर तक आ सकता है। ये बड़ा संदेश नरेंद्र मोदी ने खासकर पिछले 6 सालों में दिया है, लेकिन बावजूद सफलता के भाजपा की फिलहाल दूरी पूरी एक व्यक्ति पर केंद्रित है, वो है नरेंद्र मोदी। उनकी पॉपुलैरिटी लोकसभा में जीत दिलाती है, उनकी पॉपुलैरिटी विधानसभा में जीत दिलाती है। ये ठीक लगता है कि नए चेहरे आए, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भी कोई ऐसा नेता नहीं है तमाम राज्यों में जिसकी अपनी से हो, अपनी मास अपील हो, वो जो अपने बूथे पर जीत सके। तो ये कहीं हैंडीकैप नहीं होगा एक लॉन्ग रन में पार्टी के लिए? 6 साल में ठीक है, ये एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है। और हमको लगता है कि भाजपा में बिहार में कोई खास बड़ा चेहरा, सुशील मोदी ही एकमात्र ऐसे आदमी जो थोड़ा जाने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके भीतर जो पार्टी के अंदर जो एक दूसरे को काटने की का भी चलन है वहां भी। अब आप देखिए कि कैलाशपति मिश्र जी के बाद, कैलाशपति मिश्र बहुत अच्छे कद्दावर नेता थे बीजेपी के बिहार में, उनके बाद कोई उस तरह का बिहार भाजपा का कोई अध्यक्ष भी नहीं बना। अननोन, जैसे तारकिशोर प्रसाद जी हैं, अच्छे कार्यकर्ता होंगे लेकिन कोई राज्य स्तर पर पहचान नहीं है और बनने नहीं दी जाती है आपसी राइवलरी में। और इसी आपसी राइवलरी का नतीजा है कि झारखंड में बीजेपी को अपनी सरकार खोनी पड़ी। वहां पर एरोगेंस था मुख्यमंत्री का, रघुवर दास का। उस एरोगेंस के चलते वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी काफी, तो वो चीज नहीं होनी, अगर वो हुई तो फिर कहीं भी कुछ नहीं। दूसरी बात हम एक खास जोड़ना चाहते हैं ये कि आप ओवैसी का जो इमर्ज करना, उत्तर भारत में 5 सीटें जीत लेना बिहार में, ये छोटी घटना नहीं है। इसके बाद बगल में बंगाल है। हाँ, तो ओवैसी का अगला कदम बंगाल में 5 सीटें सीमांचल के इलाके में जो ओवैसी ने जीती हैं। हमको लगता है कि तारकिशोर प्रसाद जी कटिहार के हैं, वो भी पूर्वांचल का वही इलाका है। ठीक है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये सब जो इलाके हैं जो सीमाई इलाके हैं, बॉर्डर से सटे हुए, जिधर काफी इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, लोग बाहर से घुसते भी हैं, घुसपैठिए भी आते हैं। तो अगर तारकिशोर जी को वहां बनाया गया है, वहां से वो हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। दूसरा आप देखिए कि रेणु देवी भी सीमाई इलाके से ही है। जो दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने चुने हैं वो दोनों सीमाई इलाकों से हैं, जिन इलाकों में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है और जिन इलाकों में 5 सीटें ओवैसी जीत चुके हैं अभी। तो हमको लगता है कि यह एक ज्यादा जो अंडरलाइंग जो मैसेज है वो ये है कि सीमाई इलाकों पर इनका ध्यान रहेगा और रहना चाहिए जो उधर से घुसपैठ है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री, जब दूसरी बात क्या हम कहना चाहते थे कि जो आपने पूछा कि नए नेतृत्व या पुराने नेतृत्व, मतलब सुशील मोदी के अलावा नंदकिशोर यादव जी हैं या गंगा प्रसाद जी भी थे, वो राज्यपाल हो गए, कहीं उनकी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं रही है लोगों की भी। सुशील मोदी की जब आप बात करते हैं तो हमने उनको 74 के आंदोलन से देखा है। उस समय सुशील मोदी एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, वो तो भला हो फॉर्डर स्कैम का कि इन लोगों को मौका मिला और कोर्ट कचहरी से करके इनका कुछ ये हुआ। अदरवाइज आप देखिए कि विधानसभा में जो लीडर अपोजिशन के तौर पर सुशील मोदी का परफॉर्मेंस लालू जी के सामने में एकदम फेल कर जाता था, नहीं टिकते थे। यशवंत सिन्हा जरूर थे, यशवंत सिन्हा ने एक इमेज बनाई थी और उस तरह के, अनफॉर्चुनेटली उस तरह के कद्दावर नेता नहीं अब बीजेपी में, न बिहार में न झारखंड में है। वो एक बड़ी दिक्कत है। तो सुशील मोदी की बात जब हम करते हैं या आम लोगों के बीच में, तो उनकी छवि आती है उस आदमी की जो एक परिवार के साथ सड़क पर बाढ़ पीड़ित के रूप में खड़ा है और उसको जो राहत वाली टीम है जो वहां से छोड़ा, तो उस समय का जो वो जो इमेज जो अखबारों में फोटो छपी, वो इमेज, वह असहाय व्यक्ति की इमेज सुशील मोदी की बन चुकी है। एक आदमी जो कि वर्षों तक डिप्टी सीएम रहा हो और उसकी अपनी क्या उपलब्धि है, क्या किया है उन्होंने, उनके ऊपर भी कुछ दाग तो लगे ही हैं। ठीक बात। अब दूसरी बात यह है कि जो उनको अनबर्डन किया गया, हटाया गया, अब चाहे वो जो भी कहें, कार्यकर्ता के रूप में काम करें, बहुत खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने दूसरे कार्यकर्ताओं को इमर्ज करने में कहीं आता है, ऐसी शिकायत सुनने को आती है कि वो लोग नहीं चाहते कि कोई और उनके कंधे तक भी उठ के आए। यह एक बहुत बड़ी विडंबना बीजेपी की है कि उनके पास अभी राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर लोग हैं,
लेकिन राज्य के स्तर पर कोई बड़ा बहुत बढ़िया चेहरा नहीं जो है। कि रिप्रेजेंट कर सके मुख्यमंत्री के पद के रूप में, वो नहीं है। ये हैंडीकैप है, आप भी मानते हैं, एक तो बीजेपी के लिए, और क्या भाजपा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये अवेयर लगते हैं आपको कि सिंगल आदमी जो जिता रहा है लगातार 6 साल से, वो नरेंद्र मोदी है, ये कितना ज्यादा जाएंगे? मैं ये बात निर्मल जी से पूछ रहा हूँ, और क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बात से अवेयर है, इस बात से कुछ जानता है कि नहीं जानता? देखिए, बिल्कुल जब वो दोनों के दोनों नेता ये 24 घंटे राजनीति करने वाले नेता हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की बातें नहीं सोच रहे होंगे कि अगले 10 साल में क्या होना है और 5 साल के बाद क्या होना है। तो वो उस हिसाब से, देखिए, उनका वो अपनी तरफ से एक लीडरशिप को वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, जब हरियाणा में पिछली बार सरकार बनी थी तो मनोहर लाल खट्टर को कोई नहीं जानता था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की लीडरशिप में वो दूसरा चुनाव भी जीते, भले ही उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका बड़ी रही हो, पर खट्टर एक जो हरियाणा जो जाट और नॉन जाट के बीच में बटा हुआ था, पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वहाँ एक नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाया, जो जाट बाहुल्य वाला मतलब जाट समुदाय की दादागिरी वाला, एक तरह से आप कहें उसको, उस राज्य में। तो और उसको उन्होंने वहाँ स्थापित किया नेतृत्व को। तो खट्टर एक वहाँ उनके नेता, जहाँ बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं थी, तो खट्टर एक नेता बन के उभरे वहाँ पे ना। तो इसी तरह का आप वहाँ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, नहीं तो उससे पहले गोपीनाथ मुंडे या नितिन गडकरी, क्योंकि अध्यक्ष बन गए थे तो इसलिए बड़े नेता थे, पर देवेंद्र फडणवीस तो आसपास कहीं नहीं थे। पर देवेंद्र फडणवीस आज बड़े नेताओं में है महाराष्ट्र के। भाजपा उनके दम पे भी वहाँ आगे बढ़ सकती है, उनमें हैं संभावनाएं उस तरह की। तो इस तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अब ये बहुत कुछ जो प्रदेश के नेतृत्व है वो भी कुछ करेगा, उस पे भी तो निर्भर करता है कि वो कितना आगे जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। आपको मेहनत तो इनके बराबर करनी पड़ेगी ना, जितनी मेहनत अगर ये दोनों कर रहे हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे अगर राजनीति कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 12 घंटे तो करनी पड़ेगी, अगर आपको अपने को नेता बनाना है प्रदेश में। तो ये हर जगह ये लागू होता है। ओके, इसको आप पॉजिटिव तौर पर देखते हो नेगेटिव? मैं क्रिकेट की लैंग्वेज में पूछता हूँ, जब एक अच्छे खिलाड़ियों की टीम जब जाती है तो कहते हैं नयों को पता नहीं किसको मौका दे दिया है। ये एक ट्रांजिशन का फेस होता है और भाजपा उस ट्रांजिशन के फेस से पिछले 4-5 सालों से गुजर रही है। क्या इसको इस तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो समस्या जिससे कि आज कांग्रेस जूझ रही है ना, कि लीडरशिप नहीं है। हाँ, कांग्रेस भाजपा में भी पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ें थी, जिसको इन लोगों ने ग्रो करना शुरू किया। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, अमित शाह की बात कर रहा हूँ, कि इन लोगों ने ग्रो करना शुरू किया। और यही सबसे अच्छा समय है ग्रो करने के लिए, क्योंकि टॉप पे जिसको बोलते हैं स्ट्राइक बैट्समैन 2 हैं, 2-3 जिसको भी आप बोलते हैं। और देखिए, अब जाहिर तौर पे कभी भी नरेंद्र मोदी से किसी की तुलना नहीं होनी चाहिए भाजपा में, कि नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा कोई नहीं है, हो भी नहीं सकता ना। कि एक आदमी जो 15-20 साल स्वयंसेवक रहा और पूरे देश में घूमा, फिर 15 साल तक संगठन में रहा तो संगठन को समझ पाया, संगठन को ये कर पाया, फिर 15 साल तक सीएम रह के अनुभव ले पाया, और अब 5-7 साल से पीएम रह के, तो जाहिर तौर पर न तो आप उसके अनुभव से किसी की तुलना कर सकते हैं, न ही जो चुनावी रणनीति और जो ये होना चाहिए उससे तुलना कर। लेकिन उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, और धीरे धीरे आप यूपी की ही बात देख लीजिए ना, सबसे बड़ा प्रदेश है। यूपी में इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया जब जिस समय मौर्य जी को, तो मौर्य जी की कोई बहुत बड़ी पहचान तो नहीं थी। सिर्फ एक कास्ट को देख करके लोगों ने उस पर ये करना शुरू किया कि ये ओबीसी पे शायद भाजपा जाने। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई, संगठन में अपनी पैठ बनाई। आज उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री बने जो मेयर थे सिर्फ लखनऊ के। हाँ, आपने वो उनकी बात की। उसमें नेतृत्व के मामले में आप योगी आदित्यनाथ को ही देख लीजिए ना। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास लीडरशिप की प्रॉब्लम नहीं है ना, बल्कि अब उनका तो प्रोजेक्शन नेशनल लेवल पे भी होने लगा। नेशनल लेवल पे होता है। बिहार में 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां उन्होंने की। बिल्कुल। तो इस तरीके से लीडरशिप ग्रो होता है, और ये बहुत अच्छा समय था इनके पास, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार कर पाए राज्यों में। तो उन पे मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह जी ने मेहनत की, और वो हो रहा है धीरे धीरे। सेकंड लाइन जी गुंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे, लीडरशिप की जो बात हो रही है बिहार में खास करके, तो इसमें आपको ये देखना होगा कि आपके अपोजिशन में 31 साल के तेजस्वी यादव हैं,
तो आपको बीजेपी में कोई ऐसा नेता लाना होगा जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं हो, तभी वो एक लंबी पारी तेजस्वी जैसे आदमी के साथ में खेल पाएंगे। नहीं तो अभी क्या हो रहा था कि एक तरफ में 31 साल के ये तेजस्वी और उधर वो पासवान, चिराग, उनके साथ में लड़ाई में उतरना पड़ रहा था नीतीश कुमार को, जिससे नीतीश की अपनी छवि घट रही थी। तो अगर तेजस्वी का मुकाबला करना है तो बीजेपी को उसकी उम्र के हिसाब से उस तरह का एक ऐसे भी अगर 40 साल के लीडर आप ले आते, 50 के बदले थोड़ा और नीचे ले आइए और 35-40 के अगर युवक तैयार हो सके जो मुकाबला कर लें। तेजस्वी को कौन जानता था 2 साल पहले? कोई नहीं। लेकिन इसमें उन्होंने बना लिया अपना। तो वैसे लोग यहाँ तो हैं, बीजेपी के पास में भी होंगे। एक चीज गुंजन जी, मतलब हम तेजस्वी पे बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी ने जो एक प्रॉमिस दिखाया, मान लीजिए वो एक उनके आने वाले समय में बहुत अच्छी बातें हैं कि एज उनके साथ है और वो उनके लिए अच्छा काम भी करेगी, लेकिन उनकी चुनौतियां क्या रहेंगी आने वाले समय में? उनके साथ में सिर्फ एज ही नहीं है, उनके साथ में कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। उनका परसेंटेज वोट जो है वो जबरदस्त है उनके पास। दूसरा कि जो पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम का, जिसमें कि ओवैसी भी आ रहे हैं, तो वो उस तरह का सपोर्ट भी उनको मिलेगा। MY का समीकरण फिर काम करने लगेगा। और उसमें जो नीतीश के साथ जो मुस्लिम थे वो इनके साथ से अलग हो गए काफी हद तक जब से ये बीजेपी में आए। तो इस तरह से हमको लगता है कि तेजस्वी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। उसको कम करके आंकना बिल्कुल उचित नहीं होगा। और तेजस्वी और ओवैसी इन दोनों को देखते हुए हमको लगता है कि उस तरह की लीडरशिप तैयार करने की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को बहुत जल्द। ओके, आप भी मानते हैं कि आरजेडी की सामने जो चैलेंजेस हैं, मतलब परिवार की जो चुनौतियां हैं 2 भाइयों की, या फिर आरजेडी की जो बाकी नेता हैं, पुराने हैं नए हैं, वो इंटैक्ट रख पाएंगे? उनके चैलेंज क्या है? हम तेजस्वी जी की जितनी उनका जो पोटेंशियल है वो इन चुनावों के रिजल्ट की वजह से मान रहे हैं। और ये चुनाव के पहले की आप अगर स्थिति देखें तो उस समय कोई बहुत आरजेडी को कोई बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये माना जा रहा था कि लड़ाई होगी लेकिन एनडीए आराम से सरकार बना लेगा। पर जैसे जैसे वो इलेक्शन बढ़ा है तो वैसे वैसे, और तेजस्वी ने काफ़ी परिपक्वता के साथ और बहुत आक्रामक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना चुनाव अभियान भी चलाया, उसका श्रेय उनको देना चाहिए। लेकिन ये अब तेजस्वी की लीडरशिप का टाइम अब है। अब जब आप अपोजिशन में बैठते हैं, उस समय तो कुछ एक वर्ग है जिसको दिख रहा था कि ये मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो इसलिए उस तरह का सपोर्ट मिलना उनको वो स्वाभाविक हो सकता है। पर अब अगले 1-2 साल में पता चलेगा कि तेजस्वी में उनमें वाकई नेतृत्व क्षमता किस तरह की है। ये उनके लिए चुनौती वाले समय होंगे, और खास करके ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी के पास अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, वो उनको और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से सेंध लगा रही है ओबीसी में, जो उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, तो वो कब तक उसको इंटैक्ट रख पाएंगे, ये अब आने वाले समय में एक्चुअली तेजस्वी की असली परीक्षा अब शुरू होगी, अब पता चलेगा। आप तेजस्वी के ग्रोथ को कैसे देखते हो और उनके चैलेंजेस को कैसे देखते हो? बिल्कुल, ये जो बात है ना कि अभी जो वोट मिले हैं उनको, उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन था जो दूसरे खेमे से जो डिसएंचांटमेंट था, जो उधर से लोग रूठे हुए थे, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इनके फेवर में माहौल बने तेजस्वी के, कि लोग सचमुच में भरोसा करें कि ये जो बोल रहे हैं वो करने की क्षमता रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। और मुझे लगता है वही कि अगले 5 साल में वो ज़मीन पर कितना टिकेंगे, क्योंकि अगर वो वाली फिर से इमेज बनने लगे कि कोरोना के टाइम आप दिल्ली में समय गुजार रहे हैं और कोई घटना हो रही है तो आप कहीं और जाके बैठे हैं, उस छवि से बचना होगा। इसे बिल्कुल जमीन पर दिखना होगा, जिस तरीके से लालू यादव ने अपनी छवि बनाई, जमीन पे मौजूद रह के विश्वसनीयता पैदा करनी होगी अपने लिए, पॉजिटिव माहौल पैदा करना होगा, तब जाकर के मुझे लगता है तेजस्वी सचमुच में एक चैलेंज बनेंगे। नहीं तो स्थिति बहुत आसान नहीं होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग 35% जोड़ तो लेते हैं MY, लेकिन Y में M में इस बार सेंध लग गई क्योंकि ओवैसी ले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, और जो ओवैसी के कैंडिडेट 5 जीते हैं वो कोई 4,000-5,000 से नहीं जीते हैं, वो कहीं 50,000 से जीते हैं, कहीं 35,000 से जीते हैं, कहीं 40,000 से जीते हैं। तो ये एक सेंध लग चुकी है। लालू यादव के काल में
ईबीसी जिसको इन्होंने नाम दिया वो भी उनके साथ और हुआ यादवों को लिए बीजेपी का ने भी काफी कोशिश की है अपनी तरफ मिलाने की, चाहे वो 2014-15 की बात हो या फिर बाद में। रामकृपाल जो लालू यादव के जिसको मैन फ्राइडे बोलते हैं वो टूट कर आए थे, फिर यहाँ मंत्री भी थे, और अच्छे जो विश्वसनीय चेहरे हैं नंद किशोर यादव जैसे, जो कि अब बात हो रही है कि लोकसभा यादव को वहाँ इंचार्ज बनाया है, ऐसे चेहरे भी हैं। तो ये सारी कोशिशें हो रही हैं, इसीलिए मुझे लगता है तेजस्वी को सचमुच में मेहनत करके जमीन पे दिखाना होगा। जी हाँ, तो ये कुछ स्थिति बिहार की है। नई सरकार का गठन बिहार में हो गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा होंगी। अपनी छवि के साथ वो जिस तरह से पिछली बार से लेकर लगातार चुनाव जीतते रहे, वो आने वाले समय में दुरू होगी। भाजपा एक बड़ी पार्टी के तौर पर, बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है, लिहाजा भाजपा के अंदर से आवाज़ें उनकी राह को कितना आसान या दुरू बनाएंगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी की ताकत और साथ ही बिहार के बाकी समीकरणों, बाकी जाति समीकरणों के साथ आने वाला समय बिहार की राजनीति में एक नए करवट के तौर पर तो देखा जा सकता है, जहां पर यंग लीडरशिप, युवा नेतृत्व हर पार्टी में दिखाई देगा, और ये नए बिहार की बात हो सकती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेहमानों का, आशुतोष जी आपका धन्यवाद, निर्मल जी आपका धन्यवाद, गुंजन सिन्हा साहब आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लोकमंच में इतना ही, नमस्कार।